हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे? एकदम बढ़िया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर, दैट इज लेक्चर नंबर 5। आप सबने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे, नोट्स सबके कंप्लीट होंगे। बाकी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नर्स्ट इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 में कवर किया था। उससे पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, टू टाइप्स के होते हैं, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये सब चीजें हम डिटेलिंग में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 में पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में क्या ऐसा नया है? तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। अब ये फैराडेज लॉ क्या होता है, ये समझने से पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, ये कोई आपने पहली बार नहीं सुना है। आपको रिवाइज कराने के लिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में और रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स चैप्टर में 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस होता है, जो इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो इक्वल होता है इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्या मैं इक्विवेलेंट को EQ लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में? तो इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट? तो इक्विवेलेंट भी हम देखते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है? mass of the substance mass of the substance upon equivalent mass। अब जो ये इक्विवेलेंट है, ये क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये आप लोगों ने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ रखा है, बस रिवीजन के लिए हम ये एक बार समझ लेते हैं। और इक्विवेलेंट मास क्या होता था, अगर किसी को याद आ रहा हो तो जल्दी से बताएंगे। इक्विवेलेंट मास क्या होता था? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस अभी आपको लेक्चर में आगे ये सारी बातें समझ आएंगी कि हम इक्विवेलेंट क्यों पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट मास निकालना क्यों सीख रहे हैं। अभी आपको आगे के लेक्चर में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो लिखेंगे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एन फैक्टर। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मैम व्हाट इज एन फैक्टर, तो हम अभी एन फैक्टर भी देखेंगे। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इट्स अ रिवीजन, जैसे कि आपके क्वेश्चंस आगे आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एन फैक्टर। ये सब नोट करेंगे। अगर ये नोट हो गया हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो इसमें क्या था, अभी हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है। जो आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है वो क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपका कहता है कि जो भी इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस है वो किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? अब इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस होता है मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यही यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसको भी ऐसे लिख देते हैं अभी, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मास अपॉन इक्विवेलेंट मास है, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, दोबारा से पीछे स्लाइड पे चलेंगे और देखेंगे इक्विवेलेंट मास का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एन फैक्टर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मास अपॉन मोलर मास, नीचे एन फैक्टर आएगा तो एन फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई में इधर ले जाती हूँ, एन फैक्टर। ऐसे हम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद
अब जो मास अपॉन मोलर मास है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल्स होते हैं। क्या ये बात सबको याद आ रही है कि मोल्स क्या होते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। और कुछ लोग आपको, कुछ टीचर्स ऐसे भी बता देते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास की जगह आप ये भी बोल सकते हैं उसको मास ऑफ द सब्सटेंस, बात एक ही है। तो मास अपॉन मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, मोल्स, मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या मैं ये लिख सकती हूँ, मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स ऑफ किसके, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर किसका, एन फैक्टर किसका, यहाँ पर एन फैक्टर किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मोल्स इनटू एन फैक्टर is equals to moles of electron into 1। अब अगर आप ये देखेंगे, पहले तो आप ये कॉपी करें, उसके बाद मैं आगे का बताती हूँ, फटाफट से कॉपी करें। अगर ये कॉपी हो गया हो तो क्या हम एक बात ये कर सकते हैं कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, जो आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितना चार्ज होता है, फराडे होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, हमने ये तो पढ़ा था, फराडे हमने पढ़ा था। तो फराडे में हमने क्या पढ़ा था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने फराडे होते हैं, 1 फराडे। तो अगर हम n मोल की बात करेंगे, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो कितने होंगे, n फराडे होंगे। ठीक है, n फराडे होंगे। अगर हम टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं तो क्या है, अभी तो यहाँ पर हमने बात की n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, nf के बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू फराडे के बराबर होगा। और अगर सिर्फ हम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, चार्ज अपॉन फराडे। अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, चार्ज अपॉन फराडे। क्या इतनी बात समझ आ रही है, अब देखेंगे। तो मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोल सकते हैं, चार्ज अपॉन फराडे इनटू 1। क्या ये मैं लिख सकती हूँ। और मोल्स को और हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स को अगर हम मोलारिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से मोल्स हम क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में मोलारिटी और वॉल्यूम के बीच में कोई कनेक्शन दिया है तो। ठीक है, चलो ये बात भी हो गई। मोल्स को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, और जितनी भी तरीके से आपने मोल्स को लिखना सीखा है वहाँ पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब तो क्या हो गया यहाँ, मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू, चार्ज को आप क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम अपॉन फराडे इंटू 1। और ये 1 किसका है, ये जो 1 है ये किसका है, ये क्या है, एन फैक्टर, इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर कितना है, 1, इसलिए हम यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार। तो क्या इतनी बात समझ आई, क्या आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझ आया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है। तो जो अभी आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो आपने पढ़े थे उसमें ये हेल्प करेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। तो अभी आप ये देखें, क्वेश्चन के थ्रू हमें अभी और अच्छे से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझ आ जाएगा। तो अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कॉपी करेंगे। अगर कॉपी हो गया हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं।
अब कुछ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं अपने पास से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो आप एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस देखेंगे। एनसीईआरटी में ही काफी टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हम उसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे लगाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी खोलेंगे आप लोग भी सब अपनी अपनी। ये देखो, मैंने आपको बोला था ना एनसीईआरटी में ही है ये देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो मैंने कल आप लोगों को कराया था लेक्चर में। ये रहा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपको क्या कराया था, NaCl का कराया था, 1 मोलर NaCl। तो यहाँ पर इन्होंने यही दे रखा है, तो अब आपको समझ आ गया होगा जिसने एनसीईआरटी रीड की होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था लास्ट में इन्होंने H2SO4 का भी दिया है, डाइल्यूट H2SO4 और हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। तो जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 है वहां पर SO4 2- का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब H2OH 2- में हो रहा था। मैंने आपको एनसीईआरटी ही कवर कराई थी, आपको यही बोला था कि एनसीईआरटी में टेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर गिवन है। तो देखो ये रहा, और इसमें ही डाइल्यूट H2SO4 का, इसमें सिर्फ आपको मेंशन है क्वेश्चन में। अगर आपको एग्जाम में उठा के दे दिया तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। एनसीईआरटी बोलेगी मैंने तो दिया है, आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी गलती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी साथ के साथ आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या फिर बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बताएंगे आप लोग मुझे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 है, इन टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया है, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आपको करंट दिया गया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स, और आपको टाइम भी दे रखा है कितना, 2 आवर्स। उसके बाद क्या बोला, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू फ्लो करेंगे, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे मुझे फटाफट से। बताएंगे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो क्या आपको चार्ज का फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। तो क्या यहाँ से आपका चार्ज आ जाएगा, I क्या है 0.5, टाइम क्या है 2 आवर्स, 2 आवर्स को अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे, यहाँ से आपका चार्ज आ जाएगा निकल के। उसके बाद आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो n यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था, आपने ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में भी प्रैक्टिस किए होंगे। तो n इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन E, और इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है यहाँ पर आप उसकी वैल्यू लिख देंगे, चार्ज आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आप वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आप यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। तो क्या हम अब बैक क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर लें, वही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्या बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है, चलो देखते हैं। चलो अब आप बताइए कौन सा क्वेश्चन देखें, कौन सा क्वेश्चन देखना ज्यादा सही रहेगा, बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, सबका एक एक पार्ट सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलो
देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन? कितना चार्ज रिक्वायर्ड है रिडक्शन के लिए? तो अगर रिडक्शन कितना हो रहा है, एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम जा रहा है, चलो आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट खुद कर लेना, थर्ड पार्ट में करा देती हूँ। इसमें क्या पूछा है? 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 Mn2 प्लस। अब क्या मुझे आपको बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत है? क्या मुझे बार बार आपको यही समझाना पड़ेगा कि ये कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं ये चीज मैंने आपको काफी बार समझाई है। तो यहाँ पर +7 आ गया। तो कितने का चेंज आ रहा है? एन फैक्टर कितना हुआ? 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है। अब हाउ मच चार्ज, हमें चार्ज निकालना है, तो लगाएंगे फॉर, हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा है, तो इक्विवेलेंट। अब ये देखो, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। रिडक्शन होके MnO4 माइनस जो है रिड्यूस होके Mn2 प्लस में जाना चाहता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इक्विवेलेंट ऑफ Mn2 प्लस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इक्विवेलेंट ऑफ Mn2 प्लस क्या होता है? मोल्स इनटू एन फैक्टर, और यहाँ पर भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एन फैक्टर हमारा 1 होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर मोल Mn2 प्लस के हमें कितने दे रखे हैं? 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस। तो यहाँ पर तो हम डायरेक्टली 1 लिख देंगे। एन फैक्टर हम कितना लिखेंगे? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5 लिखेंगे इनटू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको सिखाया था कैसे लिखते हैं? Q/F इंटू 1, Q/F इंटू 1। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है चार्ज। हाउ मच चार्ज, चार्ज आपको निकालना है, दैट मीन्स आपको Q निकालना है। तो Q निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? तो Q इज इक्वल्स टू 5 फराडे, और 5 फराडे आपको वैल्यू पता है ये क्या होती है? 96500। तो क्या यही आपका आंसर होगा? अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका किस में आंसर आ जाएगा? कूलम्ब में। किस में आंसर आ जाएगा आपका? कूलम्ब में आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से? आपने क्या करा? इक्विवेलेंट ऑफ Mn2 प्लस को इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के रख दिया, सब्सटेंस की जगह हमने क्या रखा? Mn2 प्लस, और MnO4 माइनस और Mn2 प्लस में से मैंने Mn2 प्लस को ही क्यों लिखा? क्योंकि वो रिड्यूस होके Mn2 प्लस में जाना चाहता है। जब वो रिड्यूस होके Mn2 प्लस में जाना चाहता है तो इक्विवेलेंट हम किसके रखेंगे? Mn2 प्लस के, और वो किसके इक्वल रखेंगे? इलेक्ट्रॉन के इक्वल रखेंगे। तो आपसे यहाँ पर चार्ज की वैल्यू पूछी तो आप कूलम्ब में निकाल लेंगे। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? फटाफट से देखेंगे। अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया हो तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलो अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। 13 में से भी सेकंड पार्ट करा देती हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो इसमें क्या बोला है? 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फराडे। हमें इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ फराडे, दैट मीन्स चार्ज निकालना है किसके टर्म्स में? फराडे की टर्म्स में। इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगी 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने में? किससे? मोल्टन Al2O3 से। अब हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस में? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यहाँ 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, यहाँ पर मोल्टन Al2O3 है, तो यहाँ पर ये किस में? एल्यूमिनियम 3 प्लस O3 O2 माइनस में होगा, ऐसे करके होगा। फिर एक चीज एक इलेक्ट्रोड पे जाएगी, दूसरी चीज दूसरे। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हुई? मान लो इस वाले इलेक्ट्रोड पे एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हुआ, एक इलेक्ट्रोड पे एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हुआ, तो वो कितना प्रोड्यूस हुआ?
ये बात तो हमें पता है कि वो कितना प्रोड्यूस हुआ, 40 ग्राम, ये तो इन्होंने हमें दे दिया, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, जो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, ये चीज इन्होंने नहीं बताई। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखेंगे अब क्या क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन में ये क्या पूछना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का पूछा है तो इक्विवेलेंट किसके लेंगे, एल्यूमिनियम के लेंगे या फिर Al2O3 के। जब एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ है तो इक्विवेलेंट भी किसके लेंगे, एल्यूमिनियम के लेंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Al2O3 से हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोड पे एल्यूमिनियम मिल रहा है, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज, 0, एल्यूमिनियम Al2O3 पे कितना चार्ज, +3 का। तो हमें इक्विवेलेंट किसके चाहिए, एल्यूमिनियम के चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज आया, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया। तो क्या इस केस में एन फैक्टर हमारा 3 होगा, क्या ये बात समझ आई। आप एक बार ध्यान से सुनिएगा कि जो Al2O3 है उसमें से हमें एल्यूमिनियम चाहिए। अब एल्यूमिनियम हमें चाहिए तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का चेंज देखेंगे तो +3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गई है, हमें एल्यूमिनियम चाहिए और इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +3 से 0 में गई है, तो एन फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। क्या अब आपको बातें याद आ रही हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, क्या आपको चीज़ें याद आ रही हैं। और अगर नहीं याद आ रही है तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब आप साथ में पढ़ते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोल्स इनटू एन फैक्टर, यहाँ पर भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एन फैक्टर हमारे इसका 1 होता है। तो मोल्स क्या है, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, कितना ग्राम है, 40 ग्राम, अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ही तो होता है फॉर्मूला मोल्स का। तो मोलर मास क्या होता है, 27 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर अभी हमने निकाला है 3 इज इक्वल्स टू, अब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, Q अपॉन F, Q अपॉन F इंटू 1, तो Q इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 9 F, और हमें आंसर किस में चाहिए, फराडे में चाहिए। तो फराडे के टर्म्स में क्या आपका आंसर आ गया है या नहीं, मुझे बताएंगे क्या ये आपका आंसर आया या नहीं। फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन को, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे अभी पूछेंगे। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहा है। इसमें 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हुआ है एक इलेक्ट्रोड पर, उसको प्रोड्यूस होने के लिए कितनी चार्ज लगा या फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसे दी गई, वो हमें निकालना था। तो एल्यूमिनियम का निकालना था, इसलिए हमने इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम को किसके बराबर रखा, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्या इतनी बात समझ आई है, कॉपी करेंगे फटाफट से। अगर सबका ये क्वेश्चन हो गया हो तो क्या अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है इन्होंने, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ H2O टू O2, और ये बात आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि जब H2O का ऑक्सीडेशन होता है, 1 मोल H2O का ऑक्सीडेशन होता है, पहली बात तो ये बताई थी कि जब पानी का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, और जब ऑक्सीजन रिलीज होती है जो इसका एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। 2 मॉलिक्यूल्स के लिए एन फैक्टर 4 था और एक मॉलिक्यूल के एन फैक्टर कितना है, 2 है। और जब एन फैक्टर की वैल्यू 2 है, किसके लिए, 1 मोल ऑफ H2O टू O2 कन्वर्ट हुआ है, तो उसकी एन फैक्टर की वैल्यू क्या है, 2 है। अब इस एन फैक्टर की वैल्यू अगर 2 है तो कैसे करेंगे ये हम, इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्विवेलेंट ऑफ O2 क्या है, मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एन फैक्टर, क्या हो गया इसका 1। तो मोल्स O2 के कितने हैं, O2 के मोल्स कितने इन्होंने दिया है, 1 मोल ऑफ H2O, तो 1 मोल ऑफ H2 मतलब कि 1 इंटू एन फैक्टर कितना है, 2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन Q अपॉन F इंटू 1।
और आपसे आंसर किस में निकालने के लिए बोला है, कूलम्ब में निकालने के लिए बोला है। तो आप क्या करेंगे, तो आपका 2 फराडे आ गया, उसके बाद आपको कूलम्ब में निकालने के लिए बोला है तो 96500 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कूलम्ब में आ जाएगा। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, पानी का। 1 मोल पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमें पता है कि पानी के ऑक्सीडेशन पे O2 गैस प्रोड्यूस होती है, और जब O2 गैस प्रोड्यूस होती है तो उसके एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 4 एन फैक्टर था तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना है, 2 एन फैक्टर। तो चाहे तो ये बात आप याद रख लें, वरना आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप इसकी रिएक्शन को बैलेंस करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करके एन फैक्टर निकाल सकते हैं। और अगर आपको एन फैक्टर निकालना नहीं आ रहा है, पानी को बैलेंस करना नहीं आ रहा है, तो आप याद रख लें कि एन फैक्टर 2 होता है इन केस ऑफ व्हेन द पानी, जब क्या हो, पानी ऑक्सीडाइज हो और ऑक्सीडाइज करके O2 प्रोड्यूस करे, तब आपका 1 मोल पानी का एन फैक्टर कितना होगा, 2। ठीक है। और आपसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब, कूलम्ब पूछा था तो हमने ही कर दिया। ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? करेंगे और मुझे बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन हो गया हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप क्वेश्चन नंबर 15 करना है किसी को, या खुद से ट्राई करेंगे? चलो क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं एक बार। आपसे 15 में क्या पूछा गया है बताएंगे? अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3, निकल नाइट्रेट का आपको सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन किसका है आपका? आपका जो सॉल्यूशन है वो किसका है? NiNO3 का होल्ट वाइज का सॉल्यूशन है। चलो, इस इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं तो किसकी लगी हुई है, प्लैटिनम की लगी हुई है, ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। करंट कितना दिया गया है, 5 एम्पियर, और टाइम कितना है, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को चेंज कर लेंगे सेकेंड में तो क्या आएगा, 20 × 60 सेकेंड। ठीक है। What mass of nickel is deposited, निकल कितना डिपॉजिट हुआ है, तो इक्विवेलेंट किसके रखेंगे, अब आप निकल के रखेंगे। अब आप इक्विवेलेंट किसके रखेंगे, निकल के रखेंगे, और किसके बराबर रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के बराबर रखेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिसिटी इन सब की बात हो रही है तो इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर रखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये एक पहचान है जो आपको याद रखनी है। तो इक्विवेलेंट ऑफ निकल, अब अगेन वही चीज रखेंगे। अब आपको बताना है कि निकल कितना डिपॉजिट हुआ, तो मतलब कि मोल्स इनटू एन फैक्टर, और यहाँ पर भी मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है। अब Q को आप क्या लिख सकते हैं, I × T। तो I × T क्या है, I क्या है, 5 एम्पियर, और T क्या है, 1200 अपॉन F, और F की जगह भी आप क्या लिख देंगे इसमें, 96500 × 1। क्या ये वाली चीज समझ आई? Q को हम क्या लिख सकते हैं, क्या Q को हम क्या लिख सकते हैं, I × T, और आपको I भी क्वेश्चन में गिवन है 5 एम्पियर, T भी आपको गिवन है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को कन्वर्ट कर लिया सेकेंड्स में, इंटू 1 अपॉन F 96500। अगर ये बात समझ आ गई तो मोल्स ऑफ निकल, मोल्स ऑफ निकल मतलब कि गिवन मास, मतलब कि मास ऑफ द निकल, मास ऑफ द निकल आपको निकालना है, W अपॉन मोलर मास ऑफ निकल। कितना होता है मोलर मास निकल का, मुझे बताएंगे मोलर मास कितना होता है? मुझे बताएंगे मोलर मास ऑफ निकल कितना होता है, 58.6 इंटू एन फैक्टर। अब इसका एन फैक्टर क्या है, निकल NO3 2 है, तो इसका क्या मतलब है कि निकल पे कितना चार्ज है, +2 का, और वो किस में जाना चाहता है, निकल में। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, 2 का, तो एन फैक्टर इसमें क्या हुआ,
2 हुआ। अब आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं, बस आपको कैलकुलेट करके क्या करना है, आंसर निकालना है। तो क्या ये समझ आया कि मैंने इन फैक्टर कैसे निकाला है? क्या ये समझ आया? निकल नाइट्रेट का मतलब है कि निकल पे कितना चार्ज है, +2 का, और हमें निकल डिपॉजिट करना है। निकल डिपॉजिट करना है मतलब इस पे 0 का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आया, 2। और जब इलेक्ट्रॉन का चेंज 2 आया है, दैट मीन्स क्या एन फैक्टर आपका क्या है, 2 है। और जब आपका एन फैक्टर यहाँ से पता चल गया, तो क्या अब आपका यहाँ से वेट ऑफ द सब्सटेंस आ जाएगा, क्या आएगा, 5 इंटू 1200 इंटू 58.6 अपॉन 2 इंटू 96500। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका वेट ऑफ द निकल आ जाएगा जो कि डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पर। तो क्या इस क्वेश्चन में दिक्कत, क्या अब आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर? क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं? फटाफट से देखेंगे, नोट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो क्या हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बाकी सारे पार्ट्स जो मैंने नहीं कराए हैं वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 3 इलेक्ट्रोलाइट ए, बी एंड सी कंटेनिंग सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन है और सबके दे रखा है ए बी सी। ए का क्या है, ZnSO4, बी क्या है, AgNO3 एंड सी क्या है, CuSO4। ये एक कंटेनर में सारे सॉल्यूशन प्रेजेंट है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू देम। अब 1.5 एम्पियर करंट पास किया गया है until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। जब तक कितनी सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो जाती, जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो जाती, जब तक कितना करंट दिया गया है, 1.5 एम्पियर करंट दिया गया है। इतने करंट पे इतनी सिल्वर डिपॉजिट हुई है। अब बताएंगे हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। तो ये जो 1.5 एम्पियर करंट है ये कितनी देर तक फ्लो हुआ होगा, मतलब आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम निकालना है और आपको करंट वगैरह दिया हुआ है, तो मैंने इसकी आपको एक पहचान बताई है कि आप इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर को किसके बराबर रखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, अब इसका गिवन मास कितना दे रखा है, अगर हम यहाँ पर मोल्स इनटू एन फैक्टर करेंगे और यहाँ पर भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एन फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, मोल्स क्या होंगे यहाँ पर, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। मास ऑफ द सब्सटेंस क्या है 1.45 अपॉन मोलर मास कितना होता है 108 इंटू एन फैक्टर। अब AgNO3 है, AgNO3 में से Ag डिपॉजिट हो रहा है, तो Ag पे कितना चार्ज 0, यहाँ पर Ag पे कितना चार्ज +1 का, तो इलेक्ट्रॉन्स का कितना चेंज हुआ, एन फैक्टर कितना हुआ 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 इंटू, अब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज अपॉन फराडे। अब चार्ज क्या है यहाँ पर I इंटू टी, क्या होता है I इंटू टी अपॉन F इंटू 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.45 अपॉन 108 इज इक्वल्स टू, करंट आपको दिया है 1.5 एम्पियर, टाइम आपको निकालना है और फराडे की आपको वैल्यू पता है 96500। तो क्या आपका यहाँ से टाइम आ जाएगा, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर किस में आएगा, सेकेंड्स में आएगा और यहाँ से आपका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या आप ये क्वेश्चन अब अपने आप कर सकते हैं या नहीं, बताएंगे मुझे। क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा टिपिकल सा था, क्या आपको ये नहीं लगा कि ओ ये क्या क्वेश्चन में पूछ लिया, ये क्या क्वेश्चन दे दिया, क्या आपको ऐसा लगा था पढ़ने से पहले कि ये तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा? क्या अब आसानी से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस? ये कॉपी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट पूछा है, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, ये लोग आप सॉल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे कि ये हमने कैसे निकाला। जल्दी से करेंगे।
अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब देखेंगे इन्होंने क्या बोला है, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एक ही कंटेनर में ZnSO4 भी है, AgNO3 भी और CuSO4 भी है, तो क्या मैं इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस से ही अब काम चलाऊं? क्या मैं इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर को इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर के रख दूं? क्या मैं इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर को कॉपर के इक्वल रख दूं? इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स कितने थे इसके? 1.4 ग्राम, 1.45 ग्राम अपॉन 108। एन फैक्टर क्या था इसका? 1 अपॉन, अब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी मोल्स इंटू एन फैक्टर होगा। मोल्स क्या होगा? इसका मास आपको निकालना है, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास कितना होता है? 63.5, यही होता है क्या? और CuSO4 है, तो एन फैक्टर क्या होगा? कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर पे कितना चार्ज? 0 का चार्ज। कॉपर सल्फेट पे कितना चार्ज? +2 का। +2 से 0 जा रहा है, तो एन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है? 2। ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका +2 से किस में जा रहा है? 0 में, तो एन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। तो क्या आपको एन फैक्टर निकालना आ गया? तो यहां पर क्या आएगा? इनटू 2, तो W इज इक्वल्स टू 63.5 इंटू 1.45 अपॉन 108। दिस विल बी योर आंसर। क्या आप ये सॉल्व कर लेंगे? सेम यही, अगर आपको जिंक का मास निकालना है, सेम यही मेथड करेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या? इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। तो ऐसे ही हम ये करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। जिंक के निकालने हैं, तो आप सेम ऐसा ही मेथड करेंगे जैसा आपने अभी ऊपर किया है। तो क्या ये वाला पार्ट अब आप खुद से करेंगे? क्या मैं ये होमवर्क दे दूं? होमवर्क है ये, बाकी जिंक का आप खुद निकालेंगे। क्या इस क्वेश्चन में अब किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या अब ये क्वेश्चन सबके लिए इजी हो गया? क्या सबको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझ आ गया? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे अप्लाई करना है ये समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें चार्ज की, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात नहीं हो रही है, फैराडे की, इन सब की बात नहीं हो रही है, तो आप इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को ही रखेंगे। मतलब कि इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट ऑफ जिंक, या फिर इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर भी रख सकते हैं जब आपका ये वेट ऑफ द सब्सटेंस आ जाएगा। तो क्या हम ये क्वेश्चन ऐसे, और अगर किसी क्वेश्चन में चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे ये सब गिवन है, तो इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस किसके रखेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो क्या किसी को कंफ्यूजन है? फटाफट से मुझे बताएंगे। अगर सबका ये क्वेश्चन हो गया हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ हम ऐसा देखेंगे जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो, जिसमें आपको पता चले कि इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को सिर्फ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही नहीं रखा जाता, एक इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस दूसरे इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस के भी हो सकता है। तो क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो देखते हैं। एनसीईआरटी के बाकी के क्वेश्चन जैसे 12 क्वेश्चन का 1 और 2 पार्ट आप खुद से करेंगे, 13th का फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, 14th का सेकेंड पार्ट खुद करेंगे, 15th मैंने करा दिया है, रिपीट करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 16 मैंने करा दिया है, ये आपको रिपीट करना है, बस इसका एक पार्ट नहीं करा है, जिंक का मास आप खुद निकालेंगे। तो क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? ये हटाते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सबका ये क्वेश्चन कॉपी हो गया हो तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स सी दिस क्वेश्चन। If an electrolysis process of 0.224 लीटर ऑफ H2, आपको H2 गैस की क्या दे रखी है? आपको H2 गैस की क्या दे रखी है? 0.224 लीटर वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है। उसके बाद एट STP पर दे रखी है, ये बात ध्यान रखना, प्रोड्यूस एट कैथोड, कैथोड पर H2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये वही केस है जब H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो रिडक्शन के टाइम पे H2 गैस बनी, दैट मीन्स कैथोड पर H2 गैस बनी और एनोड पर O2 गैस बनी। अब एनोड पर O2 गैस कितनी बनी है ये आपको बताना है सिमिलर कंडीशंस में। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे?
इक्विवेलेंट ऑफ H2 गैस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ O2 गैस। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ H2 गैस मतलब मोल्स ऑफ H2 गैस इनटू n फैक्टर, ऐसे यहाँ पर मोल्स ऑफ O2 गैस इनटू n फैक्टर। अब वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है और वॉल्यूम के टर्म्स में ही पूछा है, तो मोल्स अगर वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, आपको वॉल्यूम दी है 0.224 लीटर अपॉन जो स्टैंडर्ड एसटीपी पे होती है वो क्या होती है 22.4 लीटर इनटू एन फैक्टर। अब H2 का एन फैक्टर क्या होगा जब पानी का रिडक्शन हो रहा है, हमने पढ़ा था क्या होता है एन फैक्टर 1, और O2 के केस में एन फैक्टर क्या होगा 2, ये भी हमने पढ़ा था। ये कब पढ़ा था, जब N2 जो आपका एन फैक्टर है वो 2 कब होगा, जब पानी का ऑक्सीडेशन हुआ, O2 गैस प्रोड्यूस हुई, उस टाइम पे उसका एन फैक्टर क्या था 2 था, और 2 मॉलिक्यूल्स के पानी का एन फैक्टर 4 था। तो अब हम एक पानी के मॉलिक्यूल की बात करें तो एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। ये बात हम बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब मोल्स ऑफ O2 हमें वॉल्यूम निकालनी है लीटर में, अपॉन 22.4 ही रखेंगे इसमें भी, तो 22.4 से 22.4 गया तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी आ गई, वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी आ गई 0.224 अपॉन 2, दैट मीन्स 0.112 लीटर। दिस विल बी योर आंसर। क्या सबका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ? क्या अब आपको समझ आए कि इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे इक्वल रखते हैं? हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट ऑफ H2O को इक्विवेलेंट ऑफ O2 के रख दिया। अभी तक हम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहे थे, और इस केस में हमने इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रखा? इस केस में इसलिए नहीं रखा क्योंकि इस केस में ना तो चार्ज की बात हो रही है, ना ही करंट की बात हो रही है, और ना ही फैराडे की बात हो रही है। इसलिए हमने इस केस में इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को इक्वल रख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो तो क्या हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकते हैं? फटाफट से पहले कॉपी करेंगे। भैया ये बंद कर दो, अभी कर दो, मैं वीडियो बना रही हूँ, इतना भी टाइम नहीं है बस, अभी कर दो आप। अगर सबका ये क्वेश्चन कॉपी हो गया हो तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपको ये लगेगा कि ये तो आपको पहले बताना चाहिए था, बट आप ये बाद में बता रही हैं। तो ये मैं बाद में इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है वो फैराडे लॉ का बेसिक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ही आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो क्लियर हो गया, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से हमारे सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। तो लिखेंगे दीज लॉ आर अबाउट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और mass of the substance produced or deposited at an electrode। तो फैराडे लॉ क्या बताता है? जो आपने कल इलेक्ट्रोलिसिस सीखी थी, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे जो प्रोडक्ट बन रहा था आपके इलेक्ट्रोड्स पे, कैथोड पर और एनोड पर जो प्रोडक्ट बन रहा था वो कितना बन रहा है, उसका कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है, ये फैराडे लॉ बताता है। और यही हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में सीख के आए हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? दिस लॉ इज अबाउट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और द मास ऑफ द सब्सटेंस, या तो प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस या फिर मास ऑफ द सब्सटेंस, जितना प्रोड्यूस हुआ है या डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पर, वही क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये दो टाइप के होते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक तो फैराडेस फर्स्ट लॉ होता है और एक फैराडे सेकंड लॉ होता है। तो पहले ये कॉपी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट लॉ में हमें क्या पढ़ना है। फटाफट से कॉपी करेंगे। अगर ये हो गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो लिखेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है? तो फैराडे फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है, लिखेंगे मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, mass of the product of the electrolysis at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity supplied from the battery. ये होता है आपका फैराडेस फर्स्ट लॉ। अब मैंने आपको बोला था कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ही फैराडे फर्स्ट लॉ आया है। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कि मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस मतलब W at an electrode is directly proportional to the quantity of the electricity supplied from the battery. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब, या तो चार्ज हो गया या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी हो गया, बात एक ही है। अब ये चीज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कैसे आई ये हम देखेंगे। हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास, यही हमने पढ़ा था, इज इक्वल्स टू Q अपॉन F इंटू 1। क्या हमने यही पढ़ा था? तो क्या मैं इससे ये बोल सकती हूँ कि जितना ज़्यादा मेरा मास प्रोड्यूस होगा, मतलब कि जितना मैंने चार्ज सप्लाई किया है, जितनी मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी है, जितनी मैंने चार्ज प्रोवाइड किया है या जितनी मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, उतना ही मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा या डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर। और यही क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ। क्या मैंने फैराडे फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से प्रूफ कर दिया या नहीं? तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q? क्या मेरा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ये डायरेक्टली आ गया कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q? तो मैं क्या इसको ये लिख सकती हूँ, W इज इक्वल्स टू ZQ। और ये Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या है, एनसीईआरटी में जो आपको गिवन है वो इसी फॉर्म में गिवन है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T? क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, I क्या है करंट, T क्या है टाइम, W क्या है मास डिपॉजिटेड या फिर मास प्रोड्यूस्ड एट एन इलेक्ट्रोड। बात वही है, प्रोड्यूस्ड बोलो या फिर क्या बोलो, डिपॉजिट बोलो। तो सब ये लोग कॉपी करेंगे। और Z मैंने आपको क्या बताया था, Z क्या होता है, यहां पर लिखेंगे Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, हम Z को और क्या लिख सकते हैं, Z इज इक्वल्स टू E अपॉन Q, E अपॉन F। और ये E क्या है, इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट हमने पढ़ा है क्या होता है, वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास। यहाँ पर Z इज इक्वल्स टू E अपॉन F है। और E क्या है यहाँ पर, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन N फैक्टर। तो यहाँ पर ये क्या है, इक्विवेलेंट मास। तो एनसीईआरटी में यही गिवन है।
क्या एनसीईआरटी में आप लोगों को यही गिवन है? और क्या मैंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ही ये प्रूफ कर दिया कि जो हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा है वो फराडे लॉ का बेसिक है? एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली फराडे लॉ की ये आपको डेफिनेशन दे रखी है कि फराडे फर्स्ट लॉ है क्या, उसके बाद डायरेक्टली आपको ये दे के ये करा रखा है। हमने इसका बेसिक समझा है कि ये भी अगर आया है तो कहाँ से आया है, ये आया है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से। कहाँ से आया है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से। क्या अब आपको समझ आ गया? फटाफट से कॉपी करेंगे। अगर सबका ये कॉपी हो गया हो तो क्या अब हम फराडे सेकंड लॉ के बारे में बात कर लें? तो सब लिखेंगे फराडे सेकंड लॉ क्या होता है। फराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, पढ़ेंगे इसे अब। फराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, लिखेंगे सबसे पहले। इफ इक्वल चार्जेस passes into an electrolyte, if equal charges passes into an electrolyte, then the ratio of the mass of the product of electrolysis, then the ratio of the mass of the product of electrolysis लिखेंगे सब जल्दी से। इफ इक्वल चार्जेस, अगर इक्वल चार्ज दिए गए हैं इंटू टू इलेक्ट्रोलाइट्स, if equal charges passing into two electrolytes, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम चार्जेस दिए गए हैं, then the ratio of the mass of the product of electrolysis will be equal to the ratio of their will be equal to the ratio of their equivalent weight. लिखेंगे पहले इसे, फिर समझेंगे। यहां पर लिखेंगे इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या सबको समझ आ रहा है? इनका कहने का क्या मतलब है? W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2। क्या इनका सीधा सिंपल ये मतलब है? इफ इक्वल चार्जेस पासिंग इनटू टू इलेक्ट्रोलाइट, इक्वल चार्जेस दिए गए हैं दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में, देन द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो मास प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रोड पर वो क्या है? W1/W2 विल बी इक्वल इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर, किसके रेशियो के बराबर है? उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर है। क्या इतनी बात समझ आई? अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी ये हमने कैसे प्रूव किया ये देखेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात हमें पता है। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास को ही मैं इक्विवेलेंट वेट बोलती हूँ। क्या मैं इक्विवेलेंट मास को ही इक्विवेलेंट वेट बोलती हूँ? बात एक ही है।
क्या अब किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगी? कोई मुझसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा मैम इक्विवेलेंट वेट आपने जो स्टेटमेंट है उसमें आपने इक्विवेलेंट वेट लिखा है, जो आपने डेरिवेशन किया उसमें इक्विवेलेंट मास, तो दोनों सेम ही है, नो कंफ्यूजन। अब इज इक्वल्स टू Q अपॉन F इंटू 1, ये बात हमें पता है। अब इन्होंने बोला है इक्वल चार्जेस पासेस। इक्वल चार्जेस पासेस मतलब कि ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया हमारा, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इक्विवेलेंट मास के। क्या इसी को ही मैं ऐसे लिख सकती हूँ W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2? क्या इसी को मैं ये लिख सकती हूँ? क्या ये भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ही ड्राइव हो गया, फैराडे सेकंड लॉ? तो क्या आपको समझ आई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से हमें समझ आया कि फैराडे फर्स्ट लॉ कैसे आया, फैराडे सेकंड लॉ कैसे आया। वरना हम क्या करते, हम तो बस ये स्टेटमेंट पढ़ के और इसी फॉर्मूले को रट लेते, हमें ये पता ही नहीं होता कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आया कहाँ से। और ये ई क्या है, ई क्या है, ये इक्विवेलेंट मास है। हम तो इसे रट लेते, बट हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया है कि ये कहाँ से आया है, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से आया है। और ऐसे ही जो हमने फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ा था, ये भी हमें पता चल गया ये कहाँ से आया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से आया। वरना हम क्या करते, इसमें भी स्टेटमेंट पढ़ते और डायरेक्टली ये ड्राइव कर देते, बट ऐसे तो हमें याद नहीं रहता। अगर समझ के पढ़ेंगे तो याद रहेगा, बिना समझे रट्टा मारेंगे तो कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। तो क्या आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया? आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर कुछ पहले नोट लेक्चर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स को एक बार खुद से रीड करेंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्या आप लोगों का ये कॉपी हो गया है? तो अब आपको समझ आया बेसिकली कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ कैसे ड्राइव हुआ। अब हमें फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का बेसिक पता चल गया, और बेसिक क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और वो आज हमने सीख लिया है। अगर इस लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको एक बार अपने नोट्स रीड करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जब तब जाके आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा और कवर होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ऑर्बिंग यू। बाय बाय।